वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो इन्वायरमेंट के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने 401 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 400 सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, ये इन्वायरमेंट खत्म होने के बाद मैं अब आपको इन्वायरमेंट के 500 और कराऊंगा, है ना। 1000 प्रश्नों के थ्रू, है ना, आपका पूरा इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा आराम से। अब 4 से 6 सवाल इससे आसानी से सही कर सकेंगे, इतना आप यकीन मान के चलें, ठीक है। इसके बाद बस आप टेस्ट से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और करंट अफेयर्स को कर लीजिएगा। चलिए, तो बिना देरी के देख लेते हैं। पहला सवाल है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जिसको विनाइट्रीकरण भी हिंदी में बोलते हैं। तो विनाइट्रीकरण इनमें से क्या होगा, तो आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं और इसको रट लेना एकदम। विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। पहली चीज़, नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में। नाइट्राइट नाइट्रिक ऑक्साइड में, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड में, फिर नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब देखो, दो ये प्रोसेस जरूर याद रखो, एक डीनाइट्रिफिकेशन, एक नाइट्रिफिकेशन। यानी एक आपका कौन सा, हिंदी में बोले तो विनाइट्रीकरण या नाइट्रीकरण। तो देखो, नाइट्रीकरण नाम से ही पता चल रहा है, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलता है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बैक्टीरिया बदलता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। और जब नाइट्रेट में तो देखो बदल गया, नाइट्राइट नाइट्रेट में। जब यही नाइट्रेट नाइट्रोजन गैस में बदल जाता है, फ्री नाइट्रोजन गैस में, तो उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसी का उल्टा, इसी के उल्टे में क्या हो जाएगा, यही नाइट्रेट जो है ये नाइट्रोजन बन जाएगा, तो उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोल देंगे। याद रखना, भूल जाओगे तो इसलिए नोट कर लो कहीं, है ना। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास, जो बैक्टीरिया होता है वो, है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है भाई, नाइट्रोजन जो होता है इस प्रोसेस में कन्वर्ट होती है, क्योंकि डायरेक्ट तो पेड़ पौधे ले नहीं पाते नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करा जाता है, जो भी फॉर्म में वो ले लें, है ना, उसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन वापस से बन जाती है एटमॉस्फेयर में, है ना, रिलीज हो जाती है अपने सोर्स की तरफ। तो ये है सिंपल भाषा में, ठीक है। इसको याद रखिएगा प्लीज़। अब इसमें देखिए, आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा गलत है, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन उन्नाव स्मॉलेस्ट रामजार साइट इन उत्तर प्रदेश। और दूसरा है, अपर गंगा रिवर लोकेटेड इन बुलंदशहर इज लार्जेस्ट रामजार साइट इन उत्तर प्रदेश। तो कौन सा गलत होगा, देखिए इसमें कोई गलत नहीं होगा। और देखिए, पहले वाले में एक चीज़ याद रखो, नवाबगंज का भी एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर ही है, और एक जो सरसई नवार झील है, सरसई नवार झील, इसका भी एरिया 2 किलोमीटर स्क्वायर ही माना जाता है। पर ये रामजार साइट में भी ये भी है और वो भी है, तो ऑफिशियली अभी इसको रिकॉग्नाइज करा है, हो सकता है आगे बदल जाए, तो आप याद रखना, अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव द टोटल नंबर ऑफ रामजार साइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रामजार साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कितनी रामजार साइट जो है वो बराबर है इन राज्यों में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, रामजार साइट एक जगह नोट करके याद कर लेना, प्रेजेंट में कितनी है, कौन से राज्य में, कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बदलते भी रहते हैं क्योंकि ऐड होती रहती हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग, उड़ीसा में कितनी है और एमपी में कितनी है। उड़ीसा में आपको 6 रामजार साइट देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में कितनी रामजार साइट है, 6 रामजार साइट है। मध्य प्रदेश में कितनी रामजार साइट है, 5 ही रामजार साइट है। तो एमपी में 5 हो गई, उड़ीसा में 6 हो गई, ठीक। गुजरात में कितनी है, गुजरात में 4 ही है। तो उड़ीसा में 6 है, गुजरात में 4, एमपी में 5 और पंजाब में भी 6 है। तो उड़ीसा और पंजाब देखो 6-6 दिख रहा है आपको बराबर। पंजाब में 6 है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा आएंगे, 18-19 के आसपास है ना। तो इसको देख लेना, इसमें ये है। तो राज्य वाइज आपको याद रखना है, ध्यान से सुनो। रामजार स्थलों में क्या क्या याद रखना है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी, ठीक। उत्तर प्रदेश में कितने हैं, कौन से ज़िले में हैं, ये आपको याद रखना होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा बड़ा याद रखना होगा। हाल ही में कौन से रामजार स्थल ऐड हुए हैं, ये याद रखना होगा, ठीक है। इतना करना है, इनसे सवाल बन सकता है। देखिए, सबसे बड़ी गलती होती है ना टॉपर्स और एग्ज़ाम जिसका नहीं निकलता उसमें, यही कि जो एग्ज़ाम निकालने वाले बच्चे होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एकदम, प्रॉपर हर चीज़ की उनके पास कॉपी बनी होती है, हर चीज़ को वो नोट करते हैं और उठाते हैं और उसको लर्न करते हैं। आप क्या है, अनऑर्गेनाइज। अभी मन करा ये वीडियो देखा, 5 दिन बाद 2 दिन बाद ये भूल गए, फिर से देख रहे हैं। क्यों, आलस करते हैं, दीवार पे टेक लेके पेन पैर के ऊपर पैर चढ़ा के देख रहे हैं, नोट करते नहीं है, नोट्स बनाते नहीं। अभी यही क्या करें ना, हिस्ट्री की कॉपी, ज्योग्राफी की कॉपी, पॉलिटी की कॉपी, साइंस की कॉपी, करंट अफेयर्स की, सब बना रहे हैं। जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको नोट कर रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं, नई नई चीज़ें, है ना, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बस हो जाएगा काम उनका, ठीक है। चलिए खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फूड चेन। इसमें से कौन सा फूड चेन एकदम सही है, ये आपको बताना है। फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेक, हॉक, देखिए पॉज करके आराम से इस ऑप्शन देख लीजिए, ठीक ठाक बता सकते हो ये, क्योंकि काफ़ी आसान हो जाएगा।
तो देखो इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक को हॉग, ठीक है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित नहीं है ना। कौन सा नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, नॉट प्रोटेक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो कौन सा इसमें से नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा इसका 405 का बी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, है ना, क्योंकि ये भी प्रोटेक्टेड है। कोयला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, वेस्टर्न घाट भी है और सुंदरवन नेशनल पार्क भी है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे भाई, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, इसमें आपको 406 में भी सही बताना है कौन सा होगा। बायोफ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शीट्स ऑफ जेट्रोफा, जेट्रोफा के बीजों से जैव ईंधन बनाते हैं। एंडोसल्फान एक प्रकार का कृंतकनाशी यानी रोडेंटिसाइड है। चमगादड़ प्रकृति का रडार कहा जाता है, बैट्स आर कॉल्ड द रडार ऑफ नेचर। तो कौन सा इसमें से सही होगा, तो इसमें देखिए पहला और तीसरा सही हो जाएगा सिर्फ, है ना। कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है, मैच करना है आपको। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व वेस्ट बंगाल, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व झारखंड, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व उड़ीसा और बेतामई एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़। तो देखिए पहली चीज़ इसमें सी सही है, उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व ये झारखंड में है, ये कहाँ पे है, झारखंड में है। मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, वेस्ट बंगाल। और बेतामी एलिफेंट रिजर्व भी उड़ीसा में ही है, ठीक है, याद रखना। चलो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है, गलत पहचानना है 408 में कौन सा ऑप्शन गलत होगा। इंडिया नदन मोस्ट रामजार साइट वुलार लेक है, इस तरह से प्रश्न पूछता है भाई पूरे भारत में, है ना। नदन मोस्ट कह रहा वुलार लेक है। ईस्टर्न मोस्ट यानी पूर्वी रामजार स्थल रुद्र सागर है। वेस्टर्न मोस्ट रामजार साइट नल सरोवर है और दक्षिणी सबसे अस्तामुडी लेक है। तो गलत बताना है, कौन सा गलत है, बहुत ही आसान बताइए। अब देखिए इसमें वेस्टर्न मोस्ट आपको दिख रहा होगा, ये खिजादिया है ना, खिजादिया जो है ये वेस्टर्न मोस्ट है। नल सरोवर थोड़ा इधर है ना, सबसे पश्चिमी आपको ये दिखेगा खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ये सी वाला गलत हो जाएगा, बाकी ये सही है। सदर्न अस्तामुडी है और ईस्टर्न मोस्ट रुद्र सागर है और नदर्न मोस्ट वुलार है। अब इसमें आपको ये देखिए सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस दैट शो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया ऑफ मैनग्रूव, यानी मैनग्रूव के आवरण को घटते क्रम में बताना है, ज़्यादा से कम की तरफ मैनग्रूव्स को बताना है। कर्नाटक गोवा उड़ीसा केरल उड़ीसा गोवा कर्नाटक केरल केरल गोवा कर्नाटक उड़ीसा या कर्नाटक केरल उड़ीसा गोवा। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा देखिए सबसे ज़्यादा तो उड़ीसा में मिलेंगे, फिर गोवा में, फिर कर्नाटक में, फिर केरल में, ठीक है। क्योंकि देखिए कर्नाटक केरल में इधर मैनग्रूव साइट कमी है, उड़ीसा गोवा में ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका भी सही हो जाएगा। 410 नंबर देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत बताना है, कौन सा होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। टोटल मैनग्रूव कवर 4992 स्क्वायर किलोमीटर और मैनग्रूव आवरण में 2019 की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2019 की तुलना में केवल गोवा में मैनग्रूव में कमी आई है और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में 41.74% मैनग्रूव आवरण है। तो इसका कौन सा जो है गलत है, तो देखिए ओनली कहीं भी लगाओ वो मोस्टली गलत ही हो जाता है। सिर्फ गोवा में ही नहीं, गुजरात में भी बहुत ज़्यादा कमी आई है ना, अब लगभग 2-4 स्क्वायर किलोमीटर कमी हुआ मैनग्रूव, तो ये गलत हो जाएगा सी वाला। बाकी ये बिल्कुल सही है, टोटल मैनग्रूव कवर, और ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। फिर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है। कौन से राज्य में वन आवरण का जो परसेंटेज है सबसे कम है इनमें से, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल में। तो जो नागालैंड है, नागालैंड यहाँ पे परसेंटेज की दृष्टि से आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर इन गिवन ऑप्शंस में सबसे कम है। तो फॉरेस्ट डाटा को ज़रूर कर लीजिएगा, फॉरेस्ट डाटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट डाटा 2023 का आ गया है, वो आपको लेटेस्ट अपडेटेड वो मिसलेनियस में मैं करा रहा हूँ, उसको ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है। अब ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हेडक्वार्टर्स बताने, बेसल कन्वेंशन, वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल जेनेवा, है ना। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। 412 नंबर। तो देखिए पहली चीज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। बेसल कन्वेंशन का बेसल में स्विट्ज़रलैंड में है। ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है ये जेनेवा में नहीं है, ये यूके में है, कैम्ब्रिज में। ये कहाँ है, यूके के कैम्ब्रिज में, यानी पहला दूसरा सिर्फ सही होगा इसमें, ठीक है। 413 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन शीर्ष 4 राज्यों में से नहीं है जिन्होंने हाल के अपडेट के अनुसार वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि की है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 4 स्टेट दैट हैव रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज पर रीसेंट अपडेट। तो किसने वृद्धि नहीं की है, ये आपको फॉरेस्ट कवर में अभी देखिए लेटेस्ट में ही बताऊंगा, 2021 के अकॉर्डिंग है। अब 2023 वाला भी डाटा आ चुका है जो आपको इस साल के लिए पढ़ना है ना, तो ये वाला अभी के लिए आप छोड़ सकते हैं, वो मैं आपको अभी अपडेटेड कराऊंगा एकदम।
तो चलिए 414 वाला आप देख लीजिए। 414 में क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत बताना है। रिगार्डिंग द फॉलोइंग डिक्लेरेशन हैव बीन मेड इंडिया एट COP 26, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में भारत ने कौन सी घोषणा करी उसके संबंध में गलत बताना है कौन सा है। ठीक है। 2030 तक 1000 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना, यानी 1000 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% अक्षय ऊर्जा से, अक्षय मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी, यानी 1 बिलियन टन जो है वो कम होगा। और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, अचीविंग द नेट टारगेट इमिशन बाय 2070। तो देखो यहाँ पे पहला गलत है, 1000 गीगावाट नहीं 500 गीगावाट है। कितना है? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी है बाय 2030। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना, नेट जीरो इमिशन 2070 तक लिया है हमने। इसके बाद है इसमें से आपको सही बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसमें सही होगा। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मैनग्रोव दिवस, 3 मार्च वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, सॉइल डे 21 सितंबर और शून्य उत्सर्जन दिवस 26 जुलाई। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये तो 3 मार्च है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जीरो इमिशन डे की बात करें तो ये 21 सितंबर को होता है जीरो इमिशन डे यानी शून्य उत्सर्जन दिवस। सॉइल डे की बात करें तो ये 5 दिसंबर को होता है सॉइल डे, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मैनग्रोव डे ये होता है 26 जुलाई को। ये कब होता है? 26 जुलाई को। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला है तमिलनाडु के हाल ही में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों में लगभग 11,806 हेक्टेयर भूमि में फैले कुडुवर स्लेंडर लॉरेंस अभ्यारण्य की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ये किन 2 जिलों में है ना? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुडुवर स्लेंडर लॉरी सेंचुरी में कौन से 2 राज्यों में फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? करूर और डिंडीगुल। करूर और डिंडीगुल तमिलनाडु में है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलिए अगला देखते हैं, 417 नंबर क्या कह रहे हैं। इन बाघ अभ्यारण्यों को साउथ से नॉर्थ में लगाना है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है आपको, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो देखिए बेहद आसान है ये, आप इसको कर सकते हो अगर हल्का फुल्का आपको जानकारी हो। परिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, परम्बिकुलम कहाँ है, सत्यमंगलम कहाँ है, नागरहोल कहाँ है। जैसे नागरहोल कर्नाटक में है भाई, है ना, और सत्यमंगलम जो है ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। सत्यमंगलम कहाँ है? तमिलनाडु में। और परम्बिकुलम ये भी केरल में है और ये भी केरल में ना, ये वाला सही हो जाएगा जो दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाघ अभ्यारण्य को पूर्व से पश्चिम में लगाइए, देखिए, यानी ईस्ट से वेस्ट में सेट करना है, ईस्ट से वेस्ट में। देखो इनमें से आपको कौन सा पता है, पहले तो ये देख लो ना कौन सा किस राज्य में है, उसके बाद सेट करने में आसानी हो जाती है। तो देखिए इनमें से जो बेटला टाइगर रिजर्व है झारखंड में है, ऐसे बांधवगढ़ ये MP में है, वन विहार भी MP में है, ये भी MP में है ना। तो ये MP के आपको मैप्स के थ्रू भी करने होंगे ना, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो, ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखिए ये वाला फॉरेस्ट डाटा अब आपको नहीं याद रखना है 2021 का, क्योंकि 2023 का आ चुका है। ये हमने अपडेट भी कर दिया है और मैंने आपको अपडेटेड वीडियो जो है इसका दे चुका हूँ, ये आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं पूरा फॉरेस्ट डाटा यूपी का दे चुका हूँ, इंडिया का फॉरेस्ट डाटा जो है ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 21 का नहीं 23 का आपको इस साल पीछे तो आरोप के लिए करना होगा। इसके बाद इसमें से गलत विकल्प पहचानना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। भारतीय मानक संस्थान वर्ष 1947 को अस्तित्व में आया, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1982 में हुई है। भारतीय मानक संस्थान का जो निशान है वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किए जाने वाला मुख्य मानक चिन्ह है। एगमार्क भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, इसके द्वारा 1945 में स्थापित किया गया है। इसके द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। ठीक है, इसका सही उत्तर बताइए कौन सा होगा इसका सही उत्तर, मतलब गलत बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, अब 421 इनमें भी आपको गलत पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा। ओजोन इज फॉर्म्ड इन द स्ट्रेटोस्फीयर मेनली, ओजोन समताप मंडल में होती है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है अर्थ के बायोस्फीयर को फ्रॉम यूवी रेडिएशन। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, यही गलत हो गया भाई। ट्रोपोस्फेयर तो लोअर मोस्ट लेयर है, सबसे निचली है ना, तो ये तो गलत हो गई। लेवल ऑफ ओजोन लेयर जो होती है इन द स्ट्रेटोस्फीयर नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी सही हो जाएगी। इसके बाद निम्नलिखित गैसों को उनके वायुमंडल में योगदान के आधार पर आरोही क्रम, आरोही बोले तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े में सेट करना है। ठीक है, तो सबसे कम कौन सी और सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है। तो देखिए नियॉन, हीलियम, मीथेन की बात करें अगर, तो सबसे ज़्यादा तो मीथेन मिलेगी, फिर हीलियम, फिर नियॉन। ठीक है,
आसान है, मीथेन, हीलियम, नियॉन। आगे देखते हैं, कह रहा 17 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये 17 SDG गोल मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, आप प्लीज़ इसको आप ही उत्तर दीजिए, इसका मैं उत्तर आपको नहीं दूंगा। गोल 5, 10, 13 और 4, इनमें से सही कौन सा है ये आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसका उत्तर दीजिए। और ये गोल याद जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं करे, इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बाद इसमें आपको गलत पहचानना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित कुछ महत्वपूर्ण वर्षों के संदर्भ में, जैसे 2010 इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2015 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल यानी अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका गलत होगा ये पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन 2013 में था, जल सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2013 है। ठीक है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला देखिए, इसमें आपको गलत बताना है रिगार्डिंग नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। ठीक है, इसके बारे में कौन सा कथन गलत होगा, तो बताइए इसके बारे में कौन सा कथन गलत होगा। इट इज़ लोकेटेड इन नागपुर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और इसकी स्थापना 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में हुई है। इसकी चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में 4 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ हैं। यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो देखिए ये बेहद इंपॉर्टेंट भी सवाल है, नीरी को लेके बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 1958 में बना है नागपुर में, पर इसकी 4 नहीं 5 रीजनल लेबोरेटरीज हैं, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई तो है ही है, साथ में एक और है कोलकाता। 5 है ना, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई के साथ कोलकाता, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंजीनियरिंग रिसर्च लगा है तो याद रखना साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री में आएगा, इन्वायरमेंट में ना झोंक देना उसको कहीं। चलो 426 नंबर देख लेते हैं। 426 क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से गलत बताना है कौन सा है। कार्बन टैक्स क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, तो दोनों की डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी। देखो कार्बन टैक्स क्या है, लिवाई ऑन द एमिशन ऑफ ईच टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड बाय कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन के दहन से निकलने वाले प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लगाया जाता है। कोई भी देश जितना ज़्यादा कार्बन इमिशन करेगा उस पर उतना ही ज़्यादा कार्बन टैक्स लगेगा भाई। कार्बन क्रेडिट क्या है, क्रेडिट जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, कि अगर आपको कोई पास पैसा नहीं है क्रेडिट ले लो, 50 दिन बाद चुका दो, यही कार्बन क्रेडिट है। जो देश कम कार्बन उत्सर्जन करेगा उसको क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा भाई, है ना, ये चीज़ है। यानी दिस इंटाइटल द होल्डर टू एमिट अनदर ग्रीन हाउस गैस इक्वल टू द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये धारक को जिसको ग्रीन कार्बन क्रेडिट मिल गया उसको अब क्या मिल जाएगा, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक तापमान क्षमता के बराबर अन्य हरित गैसों के उत्सर्जन का अधिकार है ना, कि वो अन्य हरित गैसों का उत्सर्जन कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसने क्रेडिट जनरेट करा है। और क्रेडिट कैसे जनरेट हुआ है, उसने कार्बन कम एमिशन करा है। कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय को कार्बन ट्रेडिंग कहते हैं, ये भी सही है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के संदर्भ में गलत विकल्प बताना है, कौन सा विकल्प गलत होगा आपका। इंदौर को 7 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में चयनित किया गया है। मध्य प्रदेश को 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे अच्छा राज्य के रूप में चयनित किया है। मेघालय 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों की श्रेणी में सबसे अच्छे राज्य में आया है। और तेलंगाना ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार के अंतर्गत बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा कह रहे हैं। तो देखिए ये तीसरा गलत है, ये मेघालय को नहीं त्रिपुरा को मिला है ना, त्रिपुरा को मिला है यहाँ पे। चलो 428 में इसमें आपको बताना कौन सा सही नहीं है। टेट्राक्लाइसिन, पेनिसिलिन, मॉर्फिन और एट्रोपाइन। तो देखिए जो एट्रोपाइन है इसका फंजीसाइड में यूज़ नहीं करते हैं, कीटनाशी में यूज़ करते हैं इसका, कीटनाशक कह सकते हो आप। ये एट्रोपाइन क्या है, कीटनाशक है। बाकी ये सही है, जीवाणुनाशक, जीवाणुरोधी, पीड़ाहारी, ये कीटनाशक होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। इनमें से कौन एयर पोल्यूशन का सूचक, बहुत आसान, लाइकेन है ना। लाइकेन अगर कहीं उगता है, आपको पता है ठंडी जगहों पे उगता है, अगर वहाँ हल्का भी एयर पोल्यूशन होता है लाइकेन ख़राब होने लगते हैं, एकदम डेड हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 430 क्या कह रहा है। एक अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल कौन है इनमें से, तो बेहद आसान है दोस्तों, आराम से बता सकते हो, पेट्रोलियम हो गया जो कि नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नोबी और कांतो मैदान किस देश में स्थित है, नोबी और कांतो प्लेन्स। तो ये भी बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, टेस्ट सीरीज में भी ये आया था, जापान में नोबी और कांतो कहाँ है, जापान में। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से होता है, माइनिंग, थर्मल पावर प्लांट, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री या ऑयल रिफाइनिंग। तो ये होता है किसकी वजह से, थर्मल पावर प्लांट की वजह से है ना, जो भाई हल्के हल्के एशेस राख के तौर पे
पेड़ पत्तों पे जमा हो जाते हैं, पानी में नदियों में जमा हो जाते हैं, नदियों में जमा हो जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं अंदर जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो काई बनने लगेगी, अंदर जीव जंतु मरने लगेंगे, मछलियाँ। पेड़ पौधों की पत्तियों में जाएगी तो ट्रांसपीरेशन रुकेगा जिससे बारिश नहीं होगी। तो ये दिक्कतें हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से आई है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी। क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से आई है? क्योटो प्रोटोकॉल से। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो सिंबल है इको मार्क, ये किससे रिलेटेड है? इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्टेड गुड, सेफ गुड्स फॉर इन्वायरमेंट है ना, तो ये तो आसानी से बता सकते हो, जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होंगे भाई। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? विजय सागर बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे विजय सागर बर्ड सेंचुरी? महोबा में। कहाँ पे है? महोबा में है। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? जोरहट में है। ये कहाँ पे रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? जोरहट। कहाँ पे है? याद रखिएगा, जोरहट में है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? विच अमंग द फॉलोइंग इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? पंचमढ़ी, सुंदरवन, लक्षद्वीप या इंडो म्यांमार लैंडस्केप। तो बहुत ही आसान हो गया, इंडो म्यांमार हो गया है ना, इंडो म्यांमार। भारतीय चारगा एवं चारा अनुसंधान संस्थान, इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कहाँ पे है ये? झांसी में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपको झांसी में मिल जाएगा। चंदौली नेशनल पार्क सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो चंदौली नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। कहाँ पे है चंदौली नेशनल पार्क? महाराष्ट्र में। इन विच ईयर वॉज द इंटरनेशनल गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज सेटअप? यानी IPCC जो है इसको कब सेट करा गया था? IPCC जो रिपोर्ट निकालता है IPCC, तो इसकी सेटअप करी गई थी कब? 1988 में। कब करी गई थी? 1988 में। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन उत्तर? किशनपुर, कैमूर, कतरनिया घाट, कालेसर। तो बेहद आसान है। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होगा, ये हरियाणा में है। ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। बाकी ये तीनों उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड इन 3 स्टेट? तो इससे भी आसान कोई होगा क्या? नीलगिरी है भाई। कौन से 3 राज्य में? कमेंट में बता सकते हो क्या? बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये भी बहुत बार बताया जा चुका है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट कब लाई थी? अब तो आपको याद हो गया होगा इनमें से। तो प्लीज़ 443 का आंसर आप कमेंट में बता दीजिए। और मुझे पता है जो इतने लोग वीडियो देख रहे हैं उसके 2% लोग ही कमेंट करके बताएंगे। इतने आलसी हो, बताते ही नहीं हो आप लोग। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व? तो ये किसका हिस्सा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व? तो ये हिस्सा है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क का। किसका है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको हैली नेशनल पार्क बोलते थे, बाद में कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च हुआ था सबसे पहले। चलो आगे देख लेते हैं। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? किसकी? हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्टैब्लिश इन गुड़गांव। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1984 में हुई। हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक इनमें से कौन सा नहीं है? क्लाइमेट नहीं है। कौन सा नहीं है? जलवायु। उससे मृदा का कोई मतलब नहीं है। टोपोग्राफी से मतलब है भाई कैसा स्थल होगा, अगर स्थल ऊंचा नीचा है तभी तो फॉर्मेशन होगी सॉइल की। पेरेंट मटेरियल कैसा है, सॉलिड है, सॉफ्ट है, और समय के साथ साथ इरोजन होगा तो अपने आप बनने लगेगा। ठीक है, इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? अब ये बताओ, ये जो बच्चा जन्म नहीं लिया ना धरती में उसको भी पता होगा ये कौन सा है भाई? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है पता है आपको? ऑक्सीजन निकलती है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है, तभी तो कहते हैं ना जितने ज़्यादा पौधे लगाओ उतना अच्छा है भाई। CO2 रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, CO2 सारा अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये लोग। इसी तो लिए तो बोलते हैं कार्बन सिंक है ना। पेड़ क्या करते हैं? सारा कार्बन ले लेते हैं। इसलिए तो बोलते हैं रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है भाई? रिलीज कर रहा होता है ना। मतलब दिन भर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, CO2 निकलती है उसके आसपास से, इसलिए रात में नहीं सोया जाता है। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण क्या होता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इन फूड चेन इज कॉज्ड बाय। तो देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? जैसे मान लीजिए पानी में आपने कचरा डाला, अब वो कचरा किसी इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को मछली ने खाया, मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को इंसान ने खाया, तो ये मैग्नीफाई होता जाएगा। मतलब जो पॉल्यूशन लेवल है इसमें
पॉल्यूटेंट जो है वो क्या होगा, जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाएगा, मतलब एक भोजन स्तर से दूसरी खाद्य श्रृंखला में जाएगा तो वो जहरीला होता चला जाएगा, है ना। तो इसमें किसकी वजह से होता है ये, सही आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स होता है, ये कीटनाशक होता है ना। जैविक अवर्धन का कारण क्या है, पेस्टिसाइड, कीटनाशक। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ये किस में मापा जाता है भाई, ओजोन परत की मोटाई आप किस में मापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट को याद रखना, डॉप्सन में नापते हैं। ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। चलो आज के लिए अंतिम सवाल देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ है, यह अभी मैं आपको बता चुका हूँ, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है। अभी बताया था कब बना था, 1958 में बना था, ठीक है। इसकी 5 रीजनल ब्रांचेज हैं, ये भी अभी बताई मैंने आपको। तो यहीं करते हैं इसकी समाप्ति, इसका एक और वीडियो, फिर ये खत्म। फिर अब हम लोग करेंगे इन्वायरमेंट के पिछले 10 सालों के PYQ, ठीक है। बस इतने ही से आपका इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, ये 500 सवाल और जो 10 साल के मैं PYQ करूँगा। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, बस करंट अफेयर्स में कोई इन्वायरमेंट में न्यूज़ में हो, चाहे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामजार साइट, बस उनको करना होगा।